Hi guys, this is the Jasmine here. I hope you all are doing very fine. बच्चों सॉल्यूशन हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का। तो उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हमने सॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम देख चुके हैं. यू कैन सी इन द वीडियोस. वी हैव सीन अबाउट द डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन. अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं. तो जो आपका एनसीईआरटी का जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग हमें लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हमारे चैप्टर में पढ़ना है. मीन्स वी हैव टू सी द बाइनरी सॉल्यूशंस इन विच योर सॉल्वेंट विल बी अ लिक्विड. ओके, तो एक लिक्विड में हम सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, गैस भी डिसॉल्व कर सकते हैं और लिक्विड में लिक्विड भी डिसॉल्व कर सकते हैं. तो तीनों तरह के सॉल्यूशंस के बारे में आपको इस चैप्टर में अलग अलग चीज़ों को और अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी करना है. तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ, व्हाट इज दैट सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. बहुत कॉमन टाइप के सॉल्यूशंस हैं, है ना. बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिन्हें हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में भी करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज जब हम गर्मियों में कभी पीते हैं. ओके, सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड इन द लिक्विड. शुगर सिरप जो हम हमारे घरों में बनाते हैं काफी सारी मिठाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इंटू लिक्विड सॉल्यूशन. तो हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम बहुत सारे सॉलिड इंटू लिक्विड सॉल्यूशंस का यूज करते हैं हमारे घरों के अंदर. ओके, तो लेट अस कंटिन्यू अबाउट दिस टॉपिक. तो बच्चों क्या होता है कि जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम उसमें ऐड करते जाते हैं तो व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉलिड एंड लिक्विड. ओके, और जो हमारा सॉलिड है वो एक हद तक डिसॉल्व होता जाता है हमारे लिक्विड में. ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आप एक सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, इफ वी आर प्रिपेयरिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो आई हैव टेकन अ स्मॉल बीकर और यू कैन टेक अ स्मॉल ग्लास एट द होम. एक टम्बलर ले सकते हैं छोटा सा, और हम उसमें क्या डालेंगे, एक वाटर लेंगे सर्टेन अमाउंट में. ठीक है, वी हैव टेकन वाटर इन द सर्टेन अमाउंट और फिर हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया. वी हैव टेकन अ स्पून और इस स्पून से हम क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं. वी आर एडिंग सॉल्ट इन द वाटर, तो एक सॉल्ट ऐड होता जाएगा. ठीक है, सो व्हेन वी डिसॉल्व अ सॉलिड इनटू लिक्विड, ओके, इट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन. किसी भी सॉलिड का, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड में डिसॉल्व हो जाना, उसे हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन. ये जो एक फिजिकल प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन कहेंगे. ओके, जो हमारे सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं. तो सॉल्यूशन का बनना, जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज सॉल्यूशन बना रहे हैं घर में, या हम शुगर सिरप प्रिपेयर कर रहे हैं, या लेबोरेटरी में आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना रहे हैं. तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस है. इसमें कोई ऐसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है. ओके, तो डिसोल्यूशन हमारा क्या होता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है. ओके, तो इसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं. ठीक, तो व्हेन डिसोल्यूशन इज कंटिन्यूड, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, डिसोल्यूशन को कंटिन्यू करते जाएंगे. ठीक है, हम इसमें बहुत सारा सॉल्ट ऐड करते जा रहे हैं वाटर के अंदर. ठीक है, देन अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड. एक हमारी ऐसी स्टेज आ जाएगी व्हेन सॉल्यूट विल स्टार्ट settling down and dissolution will stop. ओके, मतलब जब हम, जैसे मान लीजिए अगर कोई शुगर सिरप बना रहे हैं घर में हम, तो थोड़े से पानी में अगर आप काफी सारी शुगर डिसॉल्व करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपकी जो शक्कर जो है, जो शुगर है, वो नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी. उसका जो डिसोल्यूशन है वो रुक जाता है. ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है इसको हम क्या कहते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर. एट अ गिवन टेम्परेचर. ओके, देन such a solution is called
सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे बेटा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। वी विल से दैट दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट की सॉलिड को अपने अंदर डिसॉल्व करने की कैपेसिटी जो है वो पूरी हो चुकी है, बट एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए अगर अभी हम रूम टेम्परेचर पे कोई भी हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, तो कोई भी सॉल्वेंट हो, कोई भी सॉल्वेंट हो, उसमें आप कोई भी सॉलिड ऐड कर रहे हैं, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जब आपका जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व होने से मना कर देगा। वो अल्टीमेटली जितना सॉल्वेंट उसको पैक कर सकता था, जितना उसको अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था, वो कर चुका है। उसे हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। दैट स्टेज इज नोन एज व्हाट? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है उस समय क्या होता है? हमारे पास अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ओके, देयर विल बी एक्जिस्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम देन। ओके, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इन दोनों को मिला के हम क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन। ओके, तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर होता है तो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट और हमारे जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट है उसके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगता है। ओके, डिसॉल्व्ड सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड होता है, अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम का ये एग्जांपल है। ओके, वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लग जाता है जब आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा कि विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, कॉमन सॉल्ट और शुगर, तो आप कहोगे कि कॉमन सॉल्ट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन शुगर। ओके, तो सॉल्युबिलिटी को क्वांटिटेटिवली हम कैसे मेजर करते हैं? हाउ वी डिफाइन सॉल्युबिलिटी क्वांटिटेटिवली? लेट अस सी। तो सॉल्युबिलिटी जो टर्म है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है। होता क्या है सॉल्युबिलिटी? मैं आपको बताती हूँ। तो लेट अस सी व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। प्योरिटी का टॉपिक है आपका, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ऐसी कोई चीज हमें नहीं देखनी है। ओके, तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? हाउ वी विल डिफाइन द सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका? द ग्राम्स ऑफ solute that can be maximum gram that can be dissolved in 100 gram of a solvent to prepare saturated solution at a given temperature. टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर असर पड़ता है, ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर के साथ वेरी होती है, ठीक है? किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जैसे कॉमन सॉल्ट हो, कॉपर सल्फेट है, शुगर है, ग्लूकोज है, किसी भी सब्सटेंस की जैसे हम वाटर में अगर सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही किसी सॉलिड को 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो उसकी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? मैक्सिमम कितना पानी, कितना सॉल्वेंट, 100 ग्राम सॉल्वेंट मैक्सिमम कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर पा रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए क्या हम क्या करेंगे? अगर हमारा 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे हम, ठीक है, वी विल टेक द 100 ग्राम सॉल्वेंट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास फिर से एक बीकर है और इसमें हम हमारा 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लेते हैं, वाटर ही ले लेते हैं हम, जो हमारा मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है। ओके, तो हम इसमें तब तक सॉल्यूट ऐड करेंगे जब तक कि इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बन जाए, ठीक है? तो वो जितना ग्राम इसके अंदर ऐड हो जाएगा आपका, वो इसकी आपके सॉल्यूट की वाटर में क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ओके, दैट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ योर सॉल्यूट। ओके, इट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, राइट? अब बच्चों जो कुछ सॉलिड वाटर में घुलते हैं, कुछ सॉलिड किसी और सॉल्वेंट में घुलते हैं, या कुछ सॉलिड कम डिसॉल्व होते हैं वाटर में ही अगर होते हैं, तो कुछ सॉलिड ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, शुगर की सॉल्युबिलिटी कम है। तो बहुत सारे फैक्टर है जो इस चीज पे असर डालते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड।
कौन कौन से फैक्टर है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किस वजह से पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं. ओके, सो वी हैव टू सी सो मेनी फैक्टर्स एंड वी हैव टू डिस्कस सो मेनी फैक्टर्स. तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन अ लिक्विड. ओके, लेट अस सी द फैक्टर्स. सो बच्चों देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. इसमें से मेन जो हमारे 2 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉलिबिलिटी को, सॉलिड्स की सॉलिबिलिटी को लिक्विड्स के अंदर. जो 2 मेन हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है? फर्स्ट तो हमारा क्या होता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप आपस में मिक्स कर रहे हो उन दोनों का नेचर कैसा है उस पे हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है. और जो एक नेक्स्ट फैक्टर है विच आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टेम्परेचर. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. टेम्परेचर ऊपर नीचे करने से सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है. ओके, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वी विल सी दैट हाउ नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट ईच अदर. ओके, तो बच्चों अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम है, उनका नेचर अगर सेम है तो वो उस पर डिजोल्व होता है. ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है अगर उसका नेचर सॉल्वेंट से मैच कर रहा है. इसको हम किस तरीके से मेंशन करते हैं? लाइक डिजोल्व्स लाइक. एक तरह के प्रोवर्ब हम बोलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री में. लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब जो नेचर सेम होता है, अगर हमारे सब्सटेंसेस का नेचर आपस में सेम है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की जो कैपेसिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है. ओके, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक डिसॉल्व लाइक कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड. ठीक है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं लाइक NaCl, KCl एक्सेट्रा. ठीक है, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. ठीक है, तो NaCl KCl क्या है? वाटर में खूब सॉल्युबल है. इनफैक्ट आई शुड राइट कि दे आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, बट वेरी लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे जनरली कैसे होते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं. ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, कार्बन टेट्राक्लोराइड. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना लिक्विड हमारे पास, बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये बहुत अच्छे सॉल्वेंट भी होते हैं. ओके, लेकिन ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड हो गया हमारा. ओके, ये जो हमारे आयनिक कंपाउंड है इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत अच्छी होती है. ओके, दे आर मोर soluble in the water as compared to the covalent solvent. Okay, as compared to the non-polar solvent. Okay, on the other hand, non-polar solute like जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है, मतलब ऑर्गेनिक नेचर का अगर कोई सब्सटेंस है आपके पास, जैसे हमारे पास हो गया सपोज एंथ्रासिन. नेफ्थलीन हम सभी ने देखा हुआ है, हम सभी के घर पे नेफ्थलीन की बॉल्स होती है ना, जिनको हम मोथ बॉल्स भी कहते हैं. हमारे घर में अलमारी में मम्मा रखती है कपड़ों के बीच में व्हाइट कलर की छोटी छोटी गोलियां ना, जिसको हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें अभी भी हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उससे फिनाइल बॉल्स कहते हैं, है ना. तो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, तो दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट like benzene, ether, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. ओके, तो वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है. इनका नेचर नॉन पोलर है तो उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट पसंद है. ओके, नेफ्थलीन को, एंथ्रासिन को, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारी चाय में जो कैफीन होता है वो भी ईथर में सॉल्युबल होता है.
क्योंकि कैफीन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एक नॉन पोलर नेचर का कंपाउंड है, तो दैट इज ऑल्सो सॉल्युबल इन द ईथर। वो वाटर में इतने अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी, अगर होगा भी तो थोड़ा सा होगा, ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर उसकी सॉल्युबिलिटी वहां पे कम रहेगी। ओके, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर मैच कर रहा है तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबल होने की जो कैपेसिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो एक तो ये जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। अब हम देखेंगे कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर रेडिली soluble इन द वाटर, मोस्ट ऑफ द आयनिक सॉलिड। कुछ कुछ आयनिक सॉलिड soluble होते भी नहीं है वाटर में, वो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में लास्ट ईयर पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट भी वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन फिर भी जो आयनिक सॉलिड वाटर में soluble होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं, ठीक है, व्हाट हैपेंस दैट दिस आयनिक सॉलिड्स आर गेटिंग soluble इन द वाटर, वो हमें समझना है। ओके, कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर soluble इन द वाटर। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपके सामने आएगी, जो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है बच्चों, इसे खूब अच्छे से समझना, क्योंकि ये जो टर्म है ये कई जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री के अंदर। तो अभी हम देखते हैं कि व्हाई आयनिक सॉलिड्स आर soluble in the water. Okay, so let us see students that how ionic solids become soluble in water. ऐसा क्या होता है कि जो हमारा आयनिक सॉलिड है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो मैं आपको इसके लिए एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे NaCl का एग्जांपल है ना। NaCl हमारा एक आयनिक कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, मोस्ट कॉमन आयनिक कंपाउंड कह सकते हैं इसे, क्योंकि डेली हमारे टच में आता है। ओके, तो इसको अगर हमें वाटर में डिसॉल्व कर दें, वाटर क्या है, हमारा पोलर सॉल्वेंट। हमें पता है कि अगर हम वाटर की बात करें H2O, तो उसमें ये हमारे पास दो हाइड्रोजन जो है, ठीक है, इट इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन, ये हमारी ऑक्सीजन हो गई H2O। ओके, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो बीच का बॉन्ड है वो पोलर नेचर का है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम इस आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसमें क्या होगा, वाटर का जो ये पॉजिटिव पोल है H+, ये Cl- को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये जो नेगेटिव पोल है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, इट विल अट्रैक्ट Na+ टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके, तो अब इसमें क्या होगा, इस वजह से अल्टीमेटली Na+ और Cl- के बीच के जो फोर्सेस है वो ब्रेक होने लगते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने लगेगा, ब्रेक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन तो ब्रेक होगा सो होगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग हो गया, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन में Na+ आयन है। ओके, इस Na+ आयन को काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पूरा इसको सराउंड अप कर लेंगे अपने अपोजिट पोल से। जैसे कि Na+ आयन है, इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, वाटर का नेगेटिव होगा, क्योंकि हमको पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो ये ऑक्सीजन जो है ये Na+ की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, तो ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन को ऐसा छोटा बना देती है, आप समझ जाइए, ये हमारा क्या है, H2O है। ठीक है, तो बहुत सारे H2O के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो इस Na+ को सराउंड अप कर लेंगे, पूरा इसको घेर लेंगे चारों तरफ। ये जो फिनोमिनन है इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। अगर कोई और सॉल्वेंट हो तो हम इसको सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, मतलब सॉल्वेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन हाइड्रेशन वर्ड पर्टिकुलरली हम तब यूज करते हैं व्हेन वी यूज वाटर एज अ सॉल्वेंट। सेम थिंग किसके साथ होगी, Cl- के साथ। ओके, मेरे पास ये Cl- है, तो Cl- की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, वाटर का पॉजिटिव होगा जो आपके H+ है, ठीक है, जो पार्शियली पॉजिटिव हमारे पास H+ है, वो इस Cl- को सराउंड अप करेंगे, तो फिर से क्या होगा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अब इस Cl- को सराउंड कर लेंगे अपने पॉजिटिव पोल से। तो Cl- का भी क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। तो हाइड्रेशन जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, तो
The enthalpy release on hydration of 1 mole of salt is called hydration enthalpy. उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, जब आपका हाइड्रेशन होगा सॉल्ट्स का, ठीक है, उस समय जो एंथैल्पी रिलीज होगी हम उसे क्या कहेंगे? हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक है, अगर ये आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होनी चाहिए। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल के लैटिस को ब्रेक करने में हमें जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर है उसमें हमने लैटिस के बारे में पढ़ा है। ठीक है, जैसे आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं तो उसमें केटायन और एनायन का जो पूरा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस कहते हैं। तो लैटिस को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, लैटिस एंथैल्पी मतलब जो हमारा लैटिस है उसको हमें ब्रेक करना है, केटायन और एनायन को हमें अलग अलग करना है। उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो ये जो हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ठीक है, अगर ये हमारी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है, ठीक है, मतलब हमारी ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इट शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पी। मतलब इस एंथैल्पी में इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो क्या कर सके? आपके लैटिस को ब्रेक कर सके, आयंस को एक दूसरे से दूर कर सके और फिर आपके आयंस का हाइड्रेशन हो जाए। तो आपका सॉल्ट वाटर में पेयरली सॉल्युबल होगा। ठीक है, अगर कहीं पे हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी कम है, वो आपके क्रिस्टल के लैटिस को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो हमारे सॉल्ट वाटर में कैसे हो जाते हैं? स्पैरिकली सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, तो जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड अगर वो सॉल्युबल है वाटर में, तो उसके पीछे रीजन क्या है? कि उसका जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है और वो लैटिस एंथैल्पी को ओवरकम कर लेता है, इसलिए जो हमारा सॉल्ट है वो सॉल्युबल हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है वो नॉन पोलर लिक्विड्स में कैसे डिसॉल्व होते हैं, उसका रीजन क्या है? ठीक है, देन व्हाई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स आर डिसॉल्विंग द नॉन पोलर सॉल्यूट, उसके पीछे क्या रीजन है? वहां पे क्या फोर्स बिल्डअप होते हैं? क्या वहां पे रीजन है कि वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं? सो लेट अस सी हाउ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है बच्चों? इट इज ड्यू टू सिमिलर solute solute solvent solvent and solute solvent interaction। मतलब जब हमारे सॉल्यूट्स के बीच में, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस है वो सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है, उनके बीच में सिमिलर टाइप के वंडरबल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शंस का रोल है, एक जैसी इंटरेक्शंस होना, तो वो जो मॉलिक्यूल एक दूसरे में ब्लेंड हो जाते हैं एंड दे गेट जस्ट डिसॉल्व्ड इन ईच अदर। इट इज द रीजन फॉर द solubility of non-polar solutes into that is solvent, non-polar solvent। ओके, अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा जो किसी भी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा असर करता है, दैट इज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर से हम बहुत सारे सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, so temperature is another factor which we have to see। Okay, so the next factor which is very important, which affects the solubility of so many substances, it is what? Temperature। Right, it is temperature। temperature plays a very important role। तो बच्चों टेम्परेचर का जो रोल है वो किस पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ओके, जैसे अगर मान लीजिए व्हेन डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जब आपका जो सॉल्यूट है वो जब आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है एंड दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वो क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
तो इस केस में क्या होगा आपका, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो हमारा जो सब्सटेंस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। अगर आपकी जो प्रोसेस है वो कैसी है, एंडोथर्मिक नेचर की है। ठीक है, उस केस में लाइक अगर मान लीजिए व्हेन डिसोलिएशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहाँ पे अपना ली शैडिंगर प्रिंसिपल काम करेगा ना। अगर कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इक्विलिब्रियम को फेवर करने के लिए, उसको शिफ्ट करने के लिए टेम्परेचर हमें हाई करना पड़ता है। ओके, वो यहाँ पे काम करेगा। तो बट डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देन solubility decreases with temperature। फिर टेम्परेचर के साथ solubility डिक्रीज होगी। इसकी हालांकि कम एग्जांपल है, जैसे कि हमारा एक जो सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी solubility डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनकी जो solubility है, ठीक है, वो रेगुलर नहीं है। इट इज नॉट रेगुलर, मतलब कंटिन्यूसली ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाया तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, या टेम्परेचर बढ़ाया तो घटेगी ही घटेगी। है ना, उसमें आपको एक कंटिन्यूस कुछ नहीं दिखेगा उसमें आपको कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी हो रही है, कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है। ओके, तो इस तरह के सॉल्ट्स भी हमारे पास होते हैं जिसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड तो कर रही है लेकिन उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, वहां पर उसका कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता है। जैसे हम एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको, यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4.10H2। तो जब हम इसका टेम्परेचर 32.4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा कर देते हैं, ओके, सो व्हेन वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर मोर देन 32.4 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा जब इसका टेम्परेचर हो जाता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू Na2SO4। Okay, it gets converted into Na2SO4, right? And अगर इसका जो टेम्परेचर है, अगर आपका 32.4 डिग्री सेल्सियस से कम है, ओके, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन 32.4 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो जो सॉलिबिलिटी है वो कम होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या है, एक रेगुलर ट्रेंड नहीं है। ओके, तो इस तरह के सब्सटेंसेस भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका जो टेम्परेचर के साथ जो सॉलिबिलिटी है वो कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, डिसकंटिन्यूएशन होता है वहाँ पे। ओके, so these are the so many factors which affect the solubility of solids and liquids। okay, so we have understood about that कि solid में जब liquid बनता है तो solubility क्या होती है, saturated solution क्या होता है, किस तरह से हमारे जो substances हैं वो किसी solvent में dissolve होते हैं, ये सब हमने आज की क्लास में समझा है। theoretical topic था ये आपका पूरा। नेक्स्ट हम समझेंगे सॉल्यूशन, आगे के सॉल्यूशन पढ़ेंगे गैस इनटू लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे हम। When we dissolve a gas into liquid तो वहां पे किस चीज का रोल इम्पोर्टेंट होता है। जब हम सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों प्रेशर का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सॉलिड स्टेट में प्रेशर कोई खास रोल प्ले वैसे भी नहीं करता है, तो प्रेशर यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ओके, प्रेशर गैसेस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो टिल देन आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, रीड कीजिए बुक में से टॉपिक को अच्छे से, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और आपको क्लास अच्छी लगे है तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने घर पे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।